इसको शिवाजी में आज का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको शिवाजी के शासनकाल में मजमुआ दार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अर्थात वित्त और राजस्व संबंधी मामले की देखभाल करना इसका कार्य था। ठीक है, चौथा था वाक्यानवीश। चौथा क्या था? वाक्यानवीश। चौथा था वाक्यानवीश। इसको हम आज का होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री कह सकते हैं। आज जो होम मिनिस्टर की भूमिका है वही भूमिका उस समय वाक्यानवीश का था। ठीक है, पांचवा था सुमंत। पांचवा सुमंत, ये विदेश मंत्री कहा जाता था, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि विदेशी राज्यों के साथ जो संबंध होते थे उसकी देखभाल करना ये सुमंत करता था। ठीक है, छठा था चिटनीस। चिटनीस, चिटनीस का काम था राजकीय पत्र व्यवहार। राजकीय पत्र व्यवहार अर्थात राज्य द्वारा विभिन्न विभागों के बीच या विदेशी राज्यों के साथ जो पत्र व्यवहार होता था वो सारे काम चिटनीस के अंतर्गत आता था। सातवां था पंडित राव। सातवां पंडित राव, यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था जी, धार्मिक कार्य। पंडित राव क्या था? धार्मिक मामलों का प्रमुख। और आठवां था न्यायाधीश। आठवां था न्यायाधीश। आप लोग गौर कीजिएगा, आठवां का नाम न्यायाधीश। तो इस प्रकार शिवाजी की जो अष्ट प्रधान व्यवस्था थी यानी जो मंत्री परिषद था वो इस प्रकार था। एक बार पुनः आप लोग देखिए, पेशवा प्रधानमंत्री, सर नौबत सेनापति, मजमुआदार वित्त मंत्री, वाक्यानवीश गृह मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहार, पंडित राव धार्मिक मामले, न्यायाधीश यानी कि न्याय संबंधी कार्य। चूंकि न्याय संबंधी कार्य करने, न्याय संबंधी मामलों के लिए भी एक पृथक विभाग की स्थापना किया गया था। यहाँ पर एक चीज आप लोग और गौर कीजिएगा, तो ये जितने अधिकारी थे, ये जितने अधिकारी थे इन्हें अपने अपने मामलों में तो विशेषज्ञता थी। जरूरत पड़ने पर इनमें कुछ अधिकारी जो थे, कुछ के अधिकांश कहिए, इनमें अधिकांश अधिकारी सैनिक कार्यों में भी अपनी सेवा देते थे, यानी कि सैन्य अभियानों में भी भाग लेते थे, सिवाय दो अधिकारी को छोड़कर, एक पंडित राव और दूसरा न्यायाधीश। तो आगे हम लोग यहां देखिएगा, पंडित राव और न्यायाधीश जो था वो केवल असैनिक कार्य करता था। क्या करता था? केवल असैनिक कार्य। अर्थात ये सैन्य अभियानों में ये दो अधिकारी भाग नहीं लेते थे। बाकी जितने भी अधिकारियों या मंत्रियों का नाम आपने देखा है ये सब के सब आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो ये हुआ अष्ट प्रधान। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात जो है आपको गौर करना है कि अभी आपने देखा कि शिवाजी के राज्य में, या यूं कहिए कि शिवाजी ने जो राज्य स्थापित किया था उन राज्यों में की सुरक्षा में किलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। किला यानी फोर्ट। किला क्या था? फोर्ट। तो देखिए, किला जो उस समय का होता था वो एक बंगले की, आज यदि किले की बात की जाती है तो इससे मेरा या आपके मन में होता होगा कि एक बहुत बड़ा बंगला भवन। नहीं, किला जो था वो क्या था? एक बहुत बड़ा दुर्ग होता था।
जिसके अंदर सैनिकों के साथ साथ नागरिक लोग भी निवास करते थे और जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता था और राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो शिवाजी ने भी राज्य के सामरिक हितों को देखते हुए किलों की व्यवस्था के लिए एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है, तो किले, तो देखिए किला राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण थे। क्या थे? राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण थे, अतः इनके लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया था। और किले की व्यवस्था, तो किले की व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो किले की व्यवस्था का जिम्मा भी प्रमुख अधिकारियों के नियंत्रण में था और किले में के जो प्रमुख अधिकारी थे वो मुख्यतः 3 प्रकार के थे। प्रमुख अधिकारी, किले के प्रमुख अधिकारी जो थे वो मुख्यतः 3 थे। कितने थे? 3, जिसमें पहला था हवलदार। किले के प्रमुख अधिकारी में एक का नाम क्या था? हवलदार, जो सैनिक मामले देखता था। क्या देखता था? सैनिक मामले, अर्थात किलों में के सैनिकों की देखभाल, उनकी नियुक्ति, उनसे संबंधित जितनी भी बातें थी वो, हवलदार जो था वो किले की आंतरिक व्यवस्था यानी टोटल व्यवस्था जो था, यूं कहिए कि किले की आंतरिक व्यवस्था, अर्थात वो किले के इंटरनल मैटर, आंतरिक मामले देखता था। ठीक है। दूसरा था सर ए नौबत। सर ए नौबत जो था वो सैन्य व्यवस्था को देखता था, किले की सैन्य व्यवस्था। ठीक है, सर ए नौबत, किले की सैन्य व्यवस्था। तीसरा था सबनीस। सबनीस यानी कि ये किले की आय व्यय, किले की आय व्यय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक किला जो था वास्तव में एक बहुत बड़ा भवन न होकर बहुत से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उसका नियंत्रण होता था और उस महत्वपूर्ण क्षेत्र से प्राप्त होने वाले आय व्यय की देखभाल उस किले में नियुक्त पदाधिकारी यानी सबनीस के द्वारा किया जाता था। तो ये था शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था वो किला के विषय में उन्होंने किया था। अब आते हैं हम लोग शिवाजी की राजस्व व्यवस्था। ठीक है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था, यहां पे आप लोग राजस्व, जैसा कि ऊपर हम लोग मैंने बताया है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत हद तक दक्कन के प्रमुख राज्यों की जो व्यवस्था थी उस पर आधारित था और शिवाजी की राजस्व व्यवस्था स्पेशली मलिक अंबर की व्यवस्था से प्रेरित थी। तो ठीक है, तो यहां पर आप लोग गौर कीजिएगा, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो है, यानी शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो है, यानी राजस्व व्यवस्था का मतलब कि राज्य की आमदनी का प्रमुख जरिया, यानी राज्य का जो राजस्व था उसके प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहां देखिएगा भूमि कर, भूमि कर जो था वो राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत था, यानी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। और ये भूमि कर कितना होता था? 33%, यानी कुल उपज का, कुल उपज का, यानी शिवाजी ने कुल उपज का 33% भूमि कर के रूप में लेने का निश्चय किया था। ठीक है, ये मुगलों के अधीन भी आप लोगों ने देखा होगा, दक्कन में भी यही व्यवस्था प्रचलित थी और इवन अपने प्राचीन काल में प्राचीन राज्यों के विषय में भी आपने देखा होगा कि 33% जो मानक था वो शिवाजी ने भी लागू किया था। शिवाजी ने भी समस्त भूमि का सर्वेक्षण करवाया, समस्त भूमि का सर्वेक्षण, और शिवाजी द्वारा समस्त भूमि का जो सर्वेक्षण कराया गया था
इस सर्वेक्षण को पूर्ण करने का जिम्मा किसके अधीन दिया गया था? अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का एक प्रमुख अधिकारी था अन्नाजी दत्तो, और इसने संपूर्ण मराठा क्षेत्र की भूमि का व्यापक सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण के आधार पर भू राजस्व की दर निर्धारित की गई थी। यहां एक चीज और गौर कीजिएगा आप लोग कि शिवाजी ने भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो था कि उन्होंने रैयतवारी प्रथा को लागू किया। किस प्रथा को? रैयतवारी। रैयतवारी। रैयतवारी प्रथा का मतलब था कि शिवाजी ने किसानों के साथ डायरेक्ट अपना संपर्क स्थापित किया। प्रत्यक्ष संपर्क, राज्य और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध की स्थापना हुई। इससे पहले आप लोग देखे होंगे जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, लेकिन शिवाजी इस जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने किसानों के साथ डायरेक्ट रिलेशन स्थापित किया, ताकि इससे क्या फायदा हुआ? तो किसानों को के शोषण में कमी आई और जो राजकीय अधिकारियों द्वारा उन्हें जो प्रताड़ित किया जाता था उसमें भी कमी आई और किसान का जीवन सुखमय हुआ और राज्य के प्रति किसानों की निष्ठा भी बढ़ी। शिवाजी के लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि उन्होंने किसानों के साथ पुत्रवत या यूं कहिए बड़ा ही मित्रवत व्यवहार रखा और उनको प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाया। तो राजस्व शिवाजी ने रैयतवारी व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, ये हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, पूरा मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी की जो आय थी वो भू राजस्व पर आधारित थी। किस पे? भू राजस्व। भू राजस्व की दर 33%, उपज के उपज का 33%। शिवाजी के प्रशासन में या राज्य में दो प्रकार के कर प्रचलित थे। कर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गौर कीजिएगा। पहला का नाम था चौथ। पहला का नाम चौथ और दूसरा का नाम सरदेश मुखी। पहला का नाम चौथ और दूसरा का नाम सरदेश मुखी। यहां आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत से छात्र इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि चौथ क्या था और सरदेश मुखी क्या था। तो देखिए, सबसे पहले सरदेश मुखी पर आते हैं। तो ये था उपज का 10%। उपज का 10%। और इसकी पहली विशेषता क्या थी? उपज का 10%। दूसरी क्या था कि वे वैसे प्रदेशों से ही वसूल किए जाते थे, यानी मराठा प्रदेश। मराठा प्रदेश, मराठा प्रदेश कहने का मतलब कि वैसा प्रदेश जो शिवाजी के डायरेक्ट कंट्रोल में था, अर्थात जहां पे शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उन प्रदेशों से सरदेश मुखी वसूला जाता था और वो उपज का 10% होता था। शिवाजी का कहना था कि वो मराठा प्रदेश के महत्वपूर्ण सरदेश मुख हैं, यानी कि नेता हैं, प्रधान हैं, अतः उस प्रधान होने के नाते उन्हें ये टैक्स लेने का अधिकार है। ठीक है। बाद में इसी बात को लेकर मुगलों के साथ उनका व्यापक संघर्ष भी हुआ था। बहुत दिन तक औरंगजेब उन्हें मराठों का सरदेश मुख मानने से इनकार करता रहा और आगे भी आप लोग देखिएगा। दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी चौथ। चौथ क्या था? उपज का 25%। उपज का 25 नामे था चौथ, यानी 1/4। यहां जो सबसे बड़ी बात है, ये चौथ जो था वो वैसे क्षेत्रों से वसूला जाता था जो मराठा आक्रमण से अपने जान माल की सुरक्षा चाहते, यानी मराठा प्रदेशों के बाहर के क्षेत्र जान माल से सुरक्षा के लिए,
जान माल से सुरक्षा। देखिए यहाँ पे ये समझिएगा आप लोग, अभी आप लोगों को जब हम शिवाजी का विजय अभियान पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया जो महत्वपूर्ण अभियान था सूरत। शिवाजी ने सूरत पर 2 बार धावा बोला और दोनों बार शिवाजी ने सूरत से अकूत संपत्ति प्राप्त किया, जिसे इतिहासकारों के एक वर्ग द्वारा लूटपाट भी कहा जाता है। तो मराठा क्या था कि अक्सर अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे मारते थे, लूटपाट किया करते थे, जैसे बीजापुर के क्षेत्रों में, अहमदनगर के क्षेत्रों में, मुगल प्रांतों में, और उन क्षेत्रों से जबरन धन वसूलते थे और इस धन को उन्होंने नाम दिया था चौथ। तो ये चौथ क्या था कि यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आप अपना जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको मराठों को चौथ देना होगा। ये कंडीशनल था, ठीक है। तो इसीलिए चौथ को लेकर मराठों की बड़ी आलोचना की जाती है और बहुत से इतिहासकार ने इस बात को लेकर शिवाजी को लुटेरा तक बोला, शिवाजी को एक लुटेरा तक कहा गया। खैर, चूंकि शिवाजी की आमदनी काफी सीमित थी, संसाधन काफी सीमित थे और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जाती थी। तो चौथ और सरदेश मुख क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं, ये शिवाजी का हुआ। अब आते हैं कि शिवाजी का, जैसा कि आपने सुना कि शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई और 1680 के बाद शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बेटा संभाजी 1680 से 1689 शासक बना। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, यूं तो जानना हम बता देते हैं आप लोगों को, शिवाजी की 2 पुत्र थे, पहला संभाजी और दूसरा साहू। संभाजी और दूसरा राजा राम। शिवाजी का बड़ा पुत्र जो संभाजी था बड़ा ही उदंड था। शिवाजी इसकी उदंडता से बड़े क्रोधित रहते थे और कहा जाता है कि शिवाजी ने इसे जेल में बंद कर दिया था और जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी तो ये जेल में ही था। शिवाजी ने अपना वास्तविक उत्तराधिकारी राजा राम को घोषित किया, लेकिन ये व्यक्ति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जेल से बाहर आकर जबरन गद्दी पर कब्जा करता है और ये शासक स्वयं को शासक घोषित करता है। राजा राम ने भी स्वेच्छा से या स्वतः इसे अपना शासक मान लिया और राजा राम ने गद्दी से अपने आप को यानी उसके दावेदार से अपना नाम पीछे ले लिया। तो 1680 से 89 तक ये संभाजी शासन किया, ठीक है। इसने क्या किया, तो मुगलों का पीरियड जब पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि औरंगजेब की नीतियों से क्रोधित होकर उसके 2 पुत्रों ने, विशेषकर एक पुत्र जिसका नाम था अकबर, ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। संभाजी ने क्या किया कि उस अकबर को अपना संरक्षण दिया। तो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण, अब संभाजी के इस बर्ताव से औरंगजेब काफी क्रोधित हो गया और उसने एक बड़ी फौज और स्वयं वो दक्कन आया संभाजी से निपटने। और कहा जाता है कि उसने संभाजी को पराजित कर दिया, संभाजी को पराजित कर गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और कहा जाता है कि संभाजी की हत्या औरंगजेब ने बड़े ही निर्मम तरीके से किया था। कहा जाता है कि उनको मारकर उनकी लाश में भूसा भर दिया, औरंगजेब ने भरवा दिया था। तो इस प्रकार संभाजी से औरंगजेब काफी क्रोधित था। क्रोध, और उस क्रोध का कारण था कि उसके विद्रोही पुत्र अकबर को उसने संरक्षण दिया था। औरंगजेब के इस कुकृत्य का, औरंगजेब के इस अमानवीय कृत्य का दक्कन की जनता, मराठा जनता पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सारे मराठा जनता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोही हो गई। और बाद में आगे चलकर आपको देखिएगा कि मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया मराठों का शुरू होता है।
तो संभाजी के पास दूसरा जो बेटा था राजा राम, वो राजा बना। राजा राम, दूसरे पुत्र का नाम था राजा राम। 1689 में यह राजा बना और 1700 तक इसने राज्य किया। ठीक है, तो 1689 से 1700 तक राजा राम ने राज्य किया। 1700 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1700 में राजा राम की मृत्यु, और राजा राम की मृत्यु के पश्चात, राजा राम की मृत्यु के पश्चात 1700 से 1708, देखिएगा इधर गौर से आप लोग, राजा राम का पुत्र था जो अल्पवयस्क था, यानी जब जिस समय राजा राम की मृत्यु होती है उसके बेटे की आयु मात्र 4 वर्ष की थी। तो वैसी परिस्थिति में राजा राम की विधवा पत्नी ने क्या किया, तो अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया और स्वयं, यानी उस महिला का नाम था ताराबाई, और स्वयं यानी ताराबाई स्वयं को उसका संरक्षक घोषित किया। संरक्षक कहने का मतलब कि राजा राम 4 वर्ष की आयु में गद्दी पर तो बैठा, सॉरी, शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष की आयु में गद्दी पर तो बैठा, लेकिन राज्यकाज का जिम्मा ताराबाई ने संभाला। और जान लीजिए, मराठा राजनीति में मराठों का मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध में ताराबाई एक महान नेत्री के रूप में सामने आती है, और इन्होंने बड़े ही कुशलता के साथ पुनः एक बार सारे मराठी जनता को एकत्रित किया और औरंगजेब यानी मुगलों के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद किया। 1700 से 1708 तक ताराबाई मराठा प्रतिरोध की प्रतीक बन गई। अब यहीं पर हम इसको रोकेंगे, यहां पर इसलिए रोकेंगे कि यहां के बाद मराठा राजनीति एक नई करवट लेती है। कैसे, तो आगे देखिएगा कि शिवाजी का पौत्र जो मुगलों के कब्जे में था वो वापस दक्कन आता है और स्वयं को राजा घोषित कर देता है, और मराठा राजनीति विभाजित हो जाती है। एक तरफ ताराबाई और दूसरे तरफ साहू। ठीक है, एक सतारा में, एक कोल्हापुर से, और जो सतारा से चल रहा था वहां एक नए राजनीतिक वर्ग का जन्म होता है जिसका नाम था पेशवा। और 1708 के बाद मराठा राजनीति में पेशवा का वर्चस्व स्थापित हुआ, और कहा जाता है कि पेशवा ने मराठों को, या यूं कहिए कि मराठों को भारत की एक महान शक्ति में तब्दील कर दिया। इवन यहां तक कि मुगलों के रहते हुए भी मराठे भारत की राजनीति में मुगलों से महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त किए। और ये अंतिम भारतीय शक्ति भी दिखाई पड़ेगा आपको, जिसको पराजित कर अंग्रेज, यानी अंग्रेजों को भी भारत की सत्ता प्राप्त करने में यदि सबसे बड़ा कोई प्रतिरोध हुआ था तो मराठों के द्वारा हुआ। तो आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, यहां इसको क्लोज करते हैं। और अब इसके बाद मध्यकालीन भारत की यहां समाप्ति होती है, और आगे आज आपके बीच तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे, और आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर आज मैं आपके सामने शुरू करूंगा, उस चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो बड़ा गौर से अब आइएगा, आधुनिक भारत चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन में
थोड़ा सा परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि कंपनी क्या होता है, आज भी कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी क्यों गठित की जाती है? तो निश्चित रूप से कंपनी कहने का मतलब, हमारा तात्पर्य या हमारे मन में जो बात आती है वो है व्यापारिक क्रियाकलाप। कंपनी क्या है? कंपनी का संबंध किससे है? व्यापारिक क्रियाकलापों से। यानी कि कुछ व्यक्तियों का समूह, कंपनी मतलब कुछ व्यक्तियों का समूह आपस में मिलकर जब व्यापारिक क्रियाकलाप को संपादित करते हैं और उसे, यानी कि उस समूह को सरकार या राज्य की ओर से जो वैधता प्राप्त होती है, यानी कंपनी के रूप में उन्हें का पंजीकरण होता है, तो उसे कंपनी कहा गया है। और उनका कार्य क्या होता है? व्यापारिक क्रियाकलापों को अंजाम देना। यहां पर टॉपिक है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इससे एक बात तो निश्चित है कि यूरोप की कुछ कंपनियां 16वीं सदी में भारत में आई थी। और क्यों आई थी? तो व्यापार के लिए आई थी। ठीक है, तो व्यापार के लिए आई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आए थे कैसे, और यहां आए उन्होंने क्या किया। ठीक है, बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार व्यापारी बनकर आता है और किस प्रकार भारत का शासक बन जाता है। यानी व्यापारी से शासक बनने की प्रक्रिया को आप बड़े गौर से देखिए। यहां तो सबसे पहले मैं यहां आपका परिचय देना चाहूंगा। तो अब तक आपने भारत का जो इतिहास पढ़ा, उस इतिहास से आपने गौर किया होगा कि भारत का यूरोप के साथ प्राचीन काल से ही संबंध रहा है, और उन संबंधों का आधार क्या रहा है? व्यापार। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हड़प्पा काल में भी भारत का व्यापार काफी विकसित था, विशेषकर पश्चिम एशिया के राष्ट्रों के साथ व्यापार होता था। उसके बाद मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, उस समय भी भारत का व्यापार, खासकर पश्चिमी देशों के साथ भारत का संपर्क शुरू हुआ और आगे भी व्यापारिक संबंध बना रहा। तो एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, आज भी या पहले भी यदि भारत का यूरोप के साथ संबंध होगा तो उस संबंध का आधार क्या होगा? यदि भारत और यूरोप के बीच ट्रेड पहले से होता आ रहा है तो कैसे होता था? आज भी व्यापार का आधार या साधन क्या है? तो या तो व्यापार होगा जमीन यानी स्थल मार्ग से, या होगा सामुद्रिक मार्ग से। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां क्यों आए? तो यहां पे आप लोग गौर कीजिएगा कि प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ संबंध, ठीक है, प्राचीन काल से यूरोप के साथ संबंध, ठीक है। संबंध का आधार क्या था? संबंध का आधार क्या था? तो व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। और इस व्यापार एवं वाणिज्य के लिए कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता था? तो जान लीजिए, गौर कीजिएगा आप लोग। यहां पर एक बात गौर कीजिएगा, भारत यूरोप संपर्क का आधार,
यदि कोई भारत से यूरोप के बीच संपर्क करना चाहे, आवागमन करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? तो दो आधार, पहला स्थल मार्ग, पहला क्या था? स्थल मार्ग, और दूसरा जल मार्ग। पहला स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। यानी आप यदि यूरोप से जुड़ना चाहिएगा, आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सूचना इस दौर की बात नहीं कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं जब संपर्क जो था, यानी कि एक देश का दूसरे देश से संपर्क का आधार क्या होता था? मार्गों के द्वारा। मार्ग मुख्यतः तीन प्रकार के थे, जल मार्ग और स्थल मार्ग और वायु मार्ग। चूंकि वायु मार्ग का उस समय विकास नहीं हुआ था, तो जल मार्ग और स्थल मार्ग ही संपर्क का आधार था। तो उस काल में यानी कि जिस भारत का भी यूरोप से जो संपर्क था, उसका आधार था स्थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। तो स्थल मार्ग कैसे था? अगर भारत और यूरोप के बीच यदि आप स्थल मार्ग से जाना चाहिएगा तो कैसे जाइएगा? तो गौर कीजिएगा कि तुर्की, आज भी जिसको हम लोग टर्की कहते हैं, ये यूरोप का जंक्शन था। यूरोप का जंक्शन बोला जाता है इसे, यूरोप का जंक्शन। तो भारत से यानी कि यूरोपीय व्यापारी क्या करते थे? तो वो स्थल मार्ग के द्वारा अभी जो है बाल्कन प्रायद्वीप, यानी कि वो बाल्कन प्रायद्वीप, यानी यूरोप क्या था? वो बाल्कन प्रायद्वीप जो वर्तमान में भी यूरोप का हिस्सा है, ये बाल्कन प्रायद्वीप से होते हुए टर्की से कनेक्ट होते, तुर्की जिसको कहते हैं, बाल्कन से तुर्की। और जब देखिएगा यहां, और तुर्की से वो कहां आते थे? इराक, ठीक है, इराक से ईरान, ठीक है, ईरान से अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से खैबर और बोलन दर्रा, खैबर एवं बोलन दर्रा होते हुए भारत। यानी कि यूरोप और भारत के बीच यदि स्थल मार्ग से आप कनेक्ट होना चाहिएगा तो अभी भी यही रास्ता है। कौन सा? तुर्की, बाल्कन प्रायद्वीप होते हुए तुर्की, तुर्की से इराक, इराक से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से खैबर और बोलन दर्रे होते हुए भारत। ठीक, ये है बात। दूसरी जो जल मार्ग की बात है, तो जल मार्ग भी देखिएगा, यूरोप के मैप को यदि आप देखिएगा तो यूरोप के जो दक्षिणी हिस्सा है वो भूमध्य सागर, या जिसे हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से हम लोग भूमध्य सागर, लाल सागर, ठीक है, फारस की खाड़ी, और उसके बाद अरब सागर। यदि जल मार्ग की बात करेंगे तो भूमध्य सागर क्या था? वो एशिया और यूरोप के बीच यानी कि एशिया और यूरोप के बीच कनेक्ट होने का, यानी जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, भूमध्य सागर था। इस भूमध्य सागर से व्यापारी लोग, व्यापारिक कारवां लाल सागर पहुंचता था, लाल सागर से फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी से अरब सागर, और इस प्रकार यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचते थे जल मार्ग के द्वारा। तो ये हुआ भारत और यूरोप के बीच जो उस समय प्रचलित मार्ग था, और आज भी बहुत हद तक ये है। लेकिन 1453 यानी 15वीं सदी का उत्तरार्ध, जब अरब प्रायद्वीप में मुसलमानों का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ, तो मुसलमानों ने
अपना विस्तार करते हुए पूरे पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यहां तक कि पूर्वी यूरोप तक के क्षेत्रों को जीत लिया। तो 15वीं सदी में तुर्कों के उभार ने या उत्थान ने एक नया संकट उपस्थित कर दिया। क्या था? तो 1453 में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया, ये कस्तुनतुनिया प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। इस कस्तुनतुनिया पर उसने अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप भारत और यूरोप के बीच, यानी एशिया और यूरोप के बीच का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ठीक है, तो आगे आइए। चौदह सौ तिरपन तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया पर अधिकार, तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया पर अधिकार। तो 1453 में जब तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो भारत और पश्चिमी व्यापार के बीच एक अवरोध उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप यूरोप में या यूरोप के बहुत से देशों में एशिया तक पहुंचने के लिए एक नए समुद्री मार्ग के खोज की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। या खोज को लेकर एक अनुसंधान प्रारंभ हुआ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, या आप लोगों को यदि नहीं पता है तो ये दौर जो था, इस दौर में यूरोप में ये पुनर्जागरण का दौर। क्या था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का दौर था, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए नए तरीकों, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हो रहा था, अनेक आविष्कार हो रहे थे और समुद्री यात्राओं के क्षेत्र में भी बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। उसी दौर में 1487 में 1487 क्या? ठीक,